Bismillahirrahmanirrahim. Introduction to health system of Pakistan and its challenges. These are WHO 6 building blocks framework, जिसमें 6 बिल्डिंग ब्लॉक्स और फिर आगे उनके ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स हैं वो बताए गए, जिसमें सर्विस डिलीवरी है, हेल्थ वर्कफोर्स है, इंफॉर्मेशन, मेडिकल प्रोडक्ट्स एंड वैक्सीन्स, टेक्नोलॉजीज़, देन फाइनेंसिंग एंड फाइनली लीडरशिप एंड गवर्नेंस। तो हम बेसिकली इस वीडियो में देखेंगे कि पाकिस्तान के जो हेल्थ सिस्टम को चैलेंजेस जो दरकार हैं उनके बारे में देखेंगे। सिस्टम थिंकिंग इज़ ए होलिस्टिक अप्रोच टू प्रॉब्लम सॉल्विंग. इट इज़ ए वे ऑफ लुकिंग एट हाउ सिस्टम वर्क्स, what that system's perspective is, and how to better improve system's behavior. System thinking look at connected wholes rather than separate things. तो इसमें हम एक होलिस्टिक अप्रोच रखते हुए प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ जाते हैं और देखते हैं कि सिस्टम किस तरह से काम करता है, उसका पर्सपेक्टिव क्या है, उस सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए क्या किया जा सकता है, और एज अ होल हमने एक कलेक्टिव अप्रोच रखनी है. इट इज़ collective interaction of all parts that dictate system behavior. Instead of analysis, a focus on individuals' components, system thinkers place importance on synthesis, the relationship between components and how they function as a whole. तो हम इसमें एक इंटीग्रेटेड अप्रोच रखते हैं और सिंथेसिस की तरफ जाते हैं कि जो कंपोनेंट्स हैं फंक्शन के किस तरह से वो एज अ होल एज अ मशीनरी काम करेंगे. द हेल्थ सिस्टम इन पाकिस्तान कंसिस्ट्स ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर. अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन हेल्थ इज़ प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रोविंशियल गवर्नमेंट एक्सेप्ट इन द फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड एरियाज़. तो प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर जो है, ये दो इसके कंपोनेंट्स हो गए. प्राइमरीली हेल्थ जो है वो हुकूमत की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है. कौन सी हुकूमत की? सूबाई हुकूमत की, एक्सेप्ट जो इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी है जहाँ पे फेडरल कंट्रोल कर रहा है. तो 18th अमेंडमेंट के बाद जो हेल्थ है वो सूबों के हवाले कर दी गई थी और अब सूबे खुद मुख्तार हैं कि वो अपनी हेल्थ पॉलिसी बना सकें और फिर उस पॉलिसी के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करवा सकें. अब ये वफाक की ज़िम्मेदारी नहीं रही. सर्विस डिलीवरी इज़ बीइंग ऑर्गेनाइज्ड थ्रू प्रिवेंटिव, प्रोमोटिव, क्यूरेटिव एंड रिहेबिलिटेटिव सर्विसेज. तो सर्विस डिलीवरी जो है, इस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है कि सर्विस डिलीवरी है क्या, तो इसको किस तरह से परफॉर्म किया जाता है, इसके कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं. इसका एक कंपोनेंट तो है ये कि ये प्रिवेंटिव सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं. प्रिवेंटिव का मतलब ये है कि रोकथाम. और हम पब्लिक हेल्थ में जो बेसिक ये कॉन्सेप्ट्स हैं कि जो प्राइमोर्डियल, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी प्रिवेंशन के, इनको समझना बहुत ज़रूरी है. एक ओवरव्यू मैं आपको दे देता हूँ कि जो प्राइमरी प्रिवेंशन है, सो प्राइमरी में जो बीमारी है उसके ऑनसेट से पहले ही हम कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स ले लेते हैं ताकि उस बीमारी से बचा जा सके. तो इसमें मुख्तलिफ़ तरह के इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स शामिल हैं ताकि उस बीमारी के शुरू होने से पहले ही कोई एहतियाती अमल शुरू कर लिया जाए. सेकेंडरी में हम अर्ली डायग्नोसिस और प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट की तरफ जाते हैं, जिसमें बीमारी के जल्द तशख़ीस और फिर तो उसका मुमकिन इलाज, उसकी तरफ हम बढ़ते हैं. तो इसकी एग्ज़ाम्पल ये है कि जो हम स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स होते हैं हमारे, लाइक हेपेटाइटिस स्क्रीनिंग या पैप स्मीयर, तो जितने भी स्क्रीनिंग प्रोग्राम हैं वो सेकेंडरी प्रिवेंशन में आते हैं ताकि जल्द से जल्द बीमारी की तशख़ीस हो और फिर उसका इलाज मुमकिन हो. टर्शरी में जब बीमारी हो जाती है और उससे फिर उसकी होने वाली कॉम्प्लिकेशंस हैं उनको मैनेज करना और रिहेबिलिटेशन सर्विसेज जो हैं वो टर्शरी में आती हैं कि डिसेबिलिटी को कम किया जाए और रिहेबिलिटेशन की तरफ बढ़ा जाए.
The curative and rehabilitative services are being provided mainly at secondary and tertiary care facilities. Preventive and promotive services, on the other hand, are mainly provided through various national programs and community health workers interfacing with the communities through primary health care facilities and outreach activities. तो जो तो हो गया ना क्यूरेटिव और रिहेबिलिटेटिव, जिसमें बीमारी का इलाज किया जाता है, क्योर की जाती है, और फिर डिसेबिलिटी को या कॉम्प्लिकेशन को मैनेज किया जाता है और रिहेबिलिटेट किया जाता है। ये सारी जो है ना वो सेकेंडरी और टर्शरी लेवल हॉस्पिटल्स में प्रोवाइड किए जाते हैं, जिसमें DHQs हैं या टीचिंग हॉस्पिटल्स हैं, इवन कुछ जो THQs हैं। जबकि जो दूसरी सर्विसेज हैं जिनमें प्रिवेंटिव और प्रोमोटिव सर्विसेज हैं, जिसमें इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स आ गए और इस तरह के जितने भी एजुकेशन और प्रिवेंशन रिलेटेड जो सर्विसेज हैं, वो सारी की सारी जो हैं वो हम प्रोवाइड करते हैं नेशनल प्रोग्राम, जैसे EPA प्रोग्राम है, एक्सपेंडेड नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, इस तरह के, जो कि कम्युनिटी को इंगेज करते हैं थ्रू हेल्थ वर्कर्स और लोकल जो वर्क फोर्स होती है उसके थ्रू। Some government, semi-government organizations like Armed Forces, Sui Gas, WAPDA, Railways, Fauji Foundation, and Employees Social Security Institution provide health services to their employees and their dependents through their own system. However, these collectively cover about 10% of the population. तो ये वो डिपार्टमेंट्स होंगे जो अपने इंडिविजुअल लेवल के ऊपर, ऑर्गेनाइजेशनल लेवल के ऊपर अपने अपने हॉस्पिटल्स या हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ जो है ना प्रोवाइड कर रहे हैं, हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसमें जो ज़्यादा फेमस हैं वो ये फौजी फाउंडेशन, रेलवे, वापडा, इस तरह के जो डिपार्टमेंट्स हैं, तो अपने अपने हॉस्पिटल्स इन्होंने बनाए, लेकिन ये सिर्फ 10% पॉपुलेशन को कवर करते हैं, क्योंकि इन्होंने सिर्फ अपने एम्प्लॉयज़ को, रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ या करंट जो सर्विस में होते हैं, उनको ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। Then the private sector constitutes a diverse group of doctors, nurses, pharmacists, traditional healers, drug vendors, as well as laboratory technicians, shopkeepers and unqualified practitioners. तो ये सारे लोग जो है ना वो प्राइवेट सेक्टर को डील करते हैं और प्राइवेट सेक्टर में अपनी सर्विसेज जो है ना वो प्रोवाइड करते हैं। पब्लिक सेक्टर में endeavors to deliver health care through a 3-level health care delivery system and a range of public health interventions. तो ये जो पब्लिक सेक्टर है ये 3 बड़े लेवल्स के ऊपर जो है हेल्थ केयर डिलीवरी प्रोवाइड करता है। अब यहाँ पे एक टर्म इस्तेमाल हुई है हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम, तो इसको समझना ज़रूरी है। अभी जो हम बात करने जा रहे हैं ये हो गई हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम की। वैसे जो हेल्थ सिस्टम है, हम हेल्थ सिस्टम ऑफ पाकिस्तान की बात करें तो उसमें इन चीज़ों के बारे में जो नीचे हम डिस्कस करने जा रहे हैं, इसके अलावा और बहुत सारे डिपार्टमेंट्स और बहुत सारी चीज़ें, ऑर्गेनाइजेशंस शामिल हैं। तो हेल्थ सिस्टम इज़ अ ब्रॉडर टर्म जिसके अंदर तकरीबन सब कुछ ही आ जाता है। गवर्नमेंट भी शामिल होती है, NGOs शामिल होती हैं, आपके डिपार्टमेंट्स शामिल होते हैं मुख्तलिफ, चाहे वो लॉ एंड इन्फोर्समेंट के हों, चाहे वो वाटर सप्लाई के हों, क्योंकि अब देखें अगर आपका पानी की सप्लाई अच्छी नहीं है तो बहुत सारे वाटर बोर्न डिजीज़ जो हैं वो फैलना शुरू हो जाएंगे कम्युनिटी में। तो इस तरह से मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स अपनी अपनी सर्विसेज जो प्रोवाइड कर रहे हैं वो सारे हेल्थ सिस्टम का हिस्सा हैं। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो है वो वर्क फोर्स का हिस्सा है, हेल्थ सिस्टम का हिस्सा है। तो हम जिनको हेल्थ सिस्टम में हिस्सा गिनते ही नहीं है या फिर अपना जो सिस्टम है उसमें उनको ऑन ही नहीं करते, और वो लोग एक मेजर रोल जो है वो प्ले कर रहे होते हैं। द फर्स्ट लेवल इंक्लूड्स बेसिक हेल्थ यूनिट्स जिसमें BHUs हैं, देन RHCs, रूरल हेल्थ सेंटर्स, फाउंडिंग द फंडामेंटल ऑफ द प्राइमरी हेल्थ केयर मॉडल। सेकेंडरी केयर encompassed first and second referral facilities providing acute, ambulatory and inpatient care through Tehsil headquarter and district headquarter, THQs and DHQs, and tertiary care include teaching hospitals। तो ये एक हायरार्की है कि सबसे बेसिक लेवल के ऊपर BHUs, RHCs आ गए जो कि आपके हेल्थ केयर मॉडल के, जो प्राइमरी हेल्थ केयर मॉडल के फंडामेंटल्स हैं। देन सेकेंडरी
केयर में आ जाते हैं जो THQ DHQs, और देन फाइनली जो टर्शरी टीचिंग हॉस्पिटल्स आ जाते हैं। तो इस तरह से एक रेफरल सिस्टम के सबसे पहले पेशेंट BHU रेफर होके RHC में जाता है, वहाँ से THQ, देन DHQ, और देन फाइनली हाईएस्ट सर्विसेज जो प्रोवाइड की जाती हैं वो टीचिंग हॉस्पिटल्स में की जाती हैं। The public health activities have persistently increased in terms of physical infrastructure and workforce। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाए या वर्कफोर्स हो, दोनों में मुसलसल जो है ना वो इजाफ़ा हो रहा है। The national health infrastructure comprises of 1201 hospitals, 5518 BHUs, 683 RHCs, 5802 dispensaries, 731 maternity and child health care centers, and 347 TB centers, and the total availability of bed in these health facilities is estimated at 1,23,394. In addition, more than 95,000 lady health workers LHWs are providing primary health care services to the community through health houses। तो ये पूरा सिस्टम जो है उसके अंदर जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, BHUs हैं, RHCs हैं या MCH सेंटर्स हैं, तो ये सारे इनके जो स्टैट्स हैं, जो फिगर्स हैं, ये हो सकता है कि ओल्ड फिगर्स हों, इनको आप अपडेट भी कर लीजिएगा, लेकिन ये सारे हेल्थ सिस्टम ऑफ पाकिस्तान, ये जो हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम है उसका हिस्सा है। The number of doctors, dentists, nurses and LHVs have increased, and availability of one doctor, dentist, nurses and one hospital bed versus population has gradually improved. Still a huge shortage कि अभी भी अगरचे डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं और कहा यही जा रहा है कि सैचुरेशन हो गई है, लेकिन इसके बावजूद अगर हम अपनी पॉपुलेशन को देखें और 2023 के सेंसस के मुताबिक तो वी आर मोर देन 25 करोड़ नाउ, तो उस हिसाब से हमारे पास डॉक्टर्स की वी आर स्टिल इन ह्यूज शॉर्टेज। Despite an elaborative and extensive healthcare infrastructure, the healthcare delivery suffer from some key issues like the high population growth, uneven distribution of the health professionals, deficient workforce, insufficient funding and limited access to quality healthcare services। तो वो कहते हैं कि इतना अच्छा एक्सटेंसिव इंफ्रास्ट्रक्चर होने के बावजूद हम अपने डिलीवरी सिस्टम के अंदर सफ़र कर रहे हैं, और उसकी बहुत सारी रीज़न्स हैं, जिनमें एक रीज़न ये कि हमारी जो ग्रोथ है, पॉपुलेशन जिस रफ़्तार से बढ़ रही है वो बहुत तेज़ है, और जो हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं वो उनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइवन है, वो जहाँ जहाँ पे रिक्वायर्ड होती है वहाँ वहाँ प्रॉपरली मैनेज्ड नहीं है, इक्विटी नहीं है, और जो वर्क फोर्स है वो डेफिशिएंट है। यहाँ पे वर्क फोर्स डेफिशिएंट होने का मतलब ये थोड़ा सा मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूँ कि फ़र्ज़ किया कि आपके एक हॉस्पिटल में जो है वो 10 स्टाफ की ज़रूरत है जो नर्सेज़ हैं। अब 10 स्टाफ नर्सेज़ के बजाय आपने 15 स्टाफ नर्सेज़ रख ली हैं, लेकिन अगर वो एफिशिएंटली काम नहीं कर रही तो आपके वर्क फोर्स अगरचे ज़्यादा है इन नंबर्स बट दे आर नॉट डिलीवरिंग देयर सर्विसेज, तो परफॉर्मेंस अगर नहीं है तो फिर वो आपकी जो वर्क फोर्स है वो सारी बेकार चली जाती है। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपके पास बंदे तो हैं काम करने वाले, लेकिन आगे काम नहीं हो रहा। तो इसलिए हम इसको डेफिशिएंट वर्क फोर्स में इसको भी काउंट करेंगे कि समटाइम्स नंबर तो पूरा होता है, हेड्स पूरे होते हैं, बट आगे काम नहीं हो रहा होता, सर्विसेज डिलीवर नहीं हो रही होती। इनसफिशिएंट फंडिंग के भी कुछ हमें मसाइल हैं, और लिमिटेड एक्सेस टू क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज। प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो जो पॉपुलेशन जिस रफ्तार से बढ़ रही है और जो एक प्रेशर बिल्ड हुआ है ग्रोथ का स्टेट के ऊपर, तो हेल्थ इंस्टीट्यूशंस हैज़ अलाउड द प्राइवेट सेक्टर टू ब्रिज द गैप ऑफ राइजिंग डिमांड एंड लिमिटेड पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़। प्राइवेट सेक्टर के बगैर जो है वो शायद बहुत ज़्यादा बर्डन बन जाएगा गवर्नमेंट के ऊपर कि वो सारी सर्विसेज जो हैं हुकूमती सतह के ऊपर प्रोवाइड करें। ए नंबर ऑफ़ प्राइवेट हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स एंड डायग्नोस्टिक लैब्स हैज़ इंक्रीज्ड कंसिडरेबली एंड इज़ कंट्रीब्यूटिंग हेल्थ services in the country.
Majority of the private sector hospitals has sole proprietorship or a partnership model of organization. Proprietorship or partnership model of organization. Stand-alone clients across Pakistan are the major providers of outpatient care. Majority of these clinics fall in the sole proprietorship category. देन हमारे जो चैलेंजेस में अगला चैलेंज हमें आता है वो लीडरशिप और गवर्नेंस के हवाले से आता है। तो इसमें गवर्नेंस हैज़ बीन ए कांस्टेंट चैलेंज, अंडरमाइनिंग सर्विसेज डिलीवरी एंड बजटरी इन्वेस्टमेंट। तो चाहे सर्विस डिलीवरी के हवाले से हो या बजट के हिसाब से, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से हो, तो ये गवर्नेंस का हमें एक इशू जो है ना वो रहा है। एज इन अदर सेक्टर्स, लीडरशिप often has a significant role in determining the agenda for health policies and administration in Pakistan. The capacity to regulate public and private sector health market, i.e. medical practice, pharmaceutical and diagnostic is weak. यहाँ पे हमारी लैकिंग्स हैं, हम लैक करते हैं. There is no uniform approach for managing the governance of health institutions, and capacity for contracting services is not optimal. तो उसके बाद फिर हम हमारे जो कुछ हेल्थ फाइनेंसिंग के इश्यूज़ हैं, बजट के इश्यूज़ हैं, उनको देख लेते हैं। तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन हेल्थ हैज़ ऑलवेज बीन सब ऑप्टिमल। हम सेहत के ऊपर बहुत कम स्पेंड करते हैं, हमारी हुकूमत। बजट में भी बहुत कम पैसा जो है वो एलोकेट किया जाता है। Most healthcare allocations are consumed by secondary and tertiary care, यानी कि जो क्यूरेटिव सर्विसेज हैं, जो THQs, DHQs और टर्शरी हॉस्पिटल्स हैं, ज़्यादा फंड्स जो हैं ना वो उनकी तरफ चले जाते हैं, उनको एलोकेट कर दिए जाते हैं। और पीछे जो प्राइमरी और प्रिवेंटिव केयर के लिए वो सिर्फ 15% बचता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि हम प्रिवेंशन के ऊपर हमारा फोकस बहुत कम है, क्योर करने के ऊपर, क्यूरेटिव सर्विसेज देने के ऊपर हमारा फोकस जो है वो ज़्यादा है। यानी बीमारी जब हो जाती है तो हम उसके इलाज का सोचते हैं, बजाय इसके कि हम पहले ही उसको प्रिवेंट करने की कोशिश करें कि बीमारी हो ही ना। हम उसको प्रमोट नहीं करते, हेल्थ को प्रिवेंट नहीं करते बीमारी को, बल्कि हम क्योर की तरफ जाते हैं। तो हमारी गवर्नमेंट भी जो है ना ज़्यादा 85% बजट जो है वो बड़े हॉस्पिटल्स को ही प्रोवाइड करती है। देयर आर इनसफिशेंसीज इन पब्लिक हेल्थ स्पेंडिंग ड्यू टू वीक मैनेजमेंट सिस्टम। ये वजूहात हैं जिनकी वजह से जो हमारी गवर्नमेंट है वो फंड्स ही कम अलॉट करती है। एक तो मैनेजमेंट सिस्टम हमारा कमज़ोर है, जिसकी वजह से यूटिलाइजेशन ही बहुत कम है एंड इवेंचुअली लैप्स ऑफ फंड्स। कि पहली तो चीज़ ये है कि फ़ंड्स ही बहुत कम एलोकेट किए जाते हैं, और जिस चीज़ जगह के ऊपर एलोकेट कर दिए जाते हैं वहाँ पे मैनेजमेंट सिस्टम इतना कमज़ोर है कि वो फंड्स प्रॉपर तरीके से और एफिशिएंटली उनको यूटिलाइज़ ही नहीं किया जाता। तो समटाइम्स जो है ना फंड्स या तो बिल्कुल ज़ाया हो जाते हैं या फिर इनअप्रोप्रिएटली यूटिलाइज़ किए जाते हैं। पेमेंट्स आर नॉट लिंक्ड टू परफॉर्मेंस। ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है कि परफॉर्मेंस जो है ना वो उतनी अच्छी होती नहीं है, अगर हो तो फिर उस हिसाब से पेमेंट्स नहीं होती। डोनर फंडिंग हैज़ बीन मिनिमल, लेस दैन 2% ऑफ द टोटल नेशनल हेल्थ एक्सपेंडिचर। बाज़ दफ़ा ये एक कॉन्सेप्ट दिया जाता है, ये एक तासर दिया जाता है कि जो NGOs हैं या फिर जो फलाई अदारे हैं वो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन कर रहे होते हैं। हालांकि ऐसी बात नहीं है, वो सिर्फ 2% या उससे भी कम जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं हमारे एक्सपेंडिचर्स में। ज़्यादातर जो है ना वो गवर्नमेंट, यानी 98-99% जो है ना वो गवर्नमेंट खुद करती है, या फिर NGOs के अलावा जो अदारे हैं वो करते हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर ही क्यों ना हो। मैनी पॉपुलेशन सब ग्रुप्स लैक फाइनेंशियल प्रोटेक्शन एंड आर एट रिस्क ऑफ कैटास्ट्रोफिक हेल्थ एक्सपेंडिचर। तो अनप्रेसिडेंटेड हेल्थ सिचुएशंस जो बन जाती हैं वहाँ पे भी हमें फाइनेंशियल प्रोटेक्शन की कमी नज़र आती है। फिर हेल्थ केयर डिलीवरी, हेल्थ सर्विसेज डिलीवरी में हमारे क्या चैलेंजेस हैं। डबल बर्डन ऑफ डिजीज़ कंप्राइजिंग नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। डबल बर्डन का मतलब ये है कि जहाँ एक तरफ कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं, इन्फेक्शियस डिजीज़ हैं,
तो उनका हमें चैलेंज तो ऑलरेडी मौजूद है कि हम उनको कैसे टैकल करें, कैसे कम्बैट करें, लेकिन उसके साथ ही हमें दूसरा बड़ा चैलेंज जो है वो नॉन कम्युनिकेबल क्रॉनिक डिजीज़ का है, जिसमें ख़ास तौर पे जो डायबिटीज़ मेलाइटिस का एक बर्डन बन रहा है, जो हाइपरटेंशन का या फिर कैंसर का, इस तरह की जो बीमारियां हैं उनका एक जब ये मिल के तो एक डबल बर्डन बनाती हैं। अब एक होता है ट्रिपल बर्डन। जस्ट फॉर द कॉन्सेप्ट मैं आपको बता दूं कि ट्रिपल बर्डन क्या होता है कि एक तो हो गई इन्फेक्शियस या कम्युनिकेबल डिजीज़, और इसके साथ अगर नॉन कम्युनिकेबल क्रॉनिक डिजीज़ मिल जाएं तो ये डबल बर्डन। ट्रिपल में फिर जो आपके ट्रॉमा या अनप्रेसिडेंटेड हेल्थ सिचुएशंस हैं, कैटास्ट्रोफिक कंडीशंस हैं, एक्सीडेंट्स हैं, ये चीज़ें आ जाती हैं, ये ट्रिपल बर्डन बना देती हैं हेल्थ केयर सिस्टम के ऊपर। तो हेल्थ नीड्स ऑफ एल्डरली एंड एजिंग पॉपुलेशंस आर इंक्रीजिंग। ज़रूरतें बढ़ती चली जा रही हैं हेल्थ के हवाले से। इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्टैंडर्ड्स इतने अच्छे नहीं हैं, अलॉन्ग विद पुअर क्वालिटी सर्विसेज जो कि वीक कर देती हैं पब्लिक के ट्रस्ट को, resulting in just 20% of the population using public sector first level health care services। तो यही वजह है कि जो हमारी आवाम है वो जो प्राइमरी सर्विसेज हैं हमारी फर्स्ट लेवल की, उनको सिर्फ 20% यूटिलाइज़ करती हैं। ये क्योंकि ट्रस्ट नहीं है लोगों का, इतना ज़्यादा एतमाद नहीं किया जाता। प्रोग्रेस हैज़ बीन कंस्ट्रेंड बाय फ्रेगमेंटिंग डिलीवरी सर्विस डिलीवरी, इनएडिक्वेट रिसोर्स कमिटमेंट to preventive and promotive care, and imbalance in human resource deployment and lack of skill mix। तो इसका मतलब ये हो गया कि हम जो प्रिवेंटिव और प्रोमोटिव सर्विसेज प्रोवाइड करने की जो हमारी कमिटमेंट है, और उसमें रिसोर्सेज ही इनएडिक्वेट हैं। और दूसरी चीज़ ये कि जो हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज हैं डिप्लॉयमेंट के, वो भी उनमें भी इम्बैलेंस आता है। तो स्किल मिक्स नहीं है, यानी कि हम बाज़ दफ़ा अपने टीम के मेंबर्स को एक काम के बजाय दूसरा काम जो है ना वो नहीं दे पा रहे होते। क्या जिस तरह से अगर लेडी हेल्थ वर्कर्स हैं LHWs, तो उनका प्राइमरीली काम कुछ और हो, और अगर हम उनको वैक्सीनेशंस के ऊपर लगा दें या फिर इस तरह के प्रोग्राम्स के ऊपर जो प्राइमरीली अगर उनके उसमें नहीं आता, तो वो फिर इसको अगर तो हम उनसे काम ले रहे हैं तो ये तो फिर एक गुड स्किल मिक्स है। लैक ऑफ स्किल मिक्स का मतलब ये हो गया कि आप उनसे इंटरमिक्स काम नहीं ले सकते, ये डबल काम नहीं ले सकते, या फिर आप एडिशनल ड्यूटीज़ उनको नहीं दे रहे। इनएडिक्वेट एक्सेस, अर्बन रूरल डिस्पैरिटीज़, lack of private sector regulation and non-conformity of essential services package has rendered the health care delivery non-responsive। तो हमारा जो इनएफिशिएंट डिलीवरी सिस्टम है हेल्थ का, उसमें एक तो ये है कि जो रिसोर्सेज हैं, ये जो सर्विसेज हैं वो इनइक्विटेबल हैं, यानी कि गैर मसावी हैं। इनइक्विटेबल या जो इनइक्विटी और इनइक्वल, इन दो में फ़र्क है। इक्वल तो हो गया ना कि आपने सबको बराबर बराबर तकसीम कर दिया। अगर 4 लोग हैं तो 100 रुपये हैं तो उनमें 25-25 रुपये सब में तकसीम कर दिए। इक्विटी का मतलब ये होता है कि जिसकी जितनी ज़रूरत है उसको उतना दीजिए। अगर एक को ज़रूरत 50 रुपये की है तो उसको 50 दिए जाए, दूसरे की अगर 25 रुपये है तो उसको 25 दिए जाए, तीसरे को अगर 15 की है तो 15 दिए जाए, और अगर आखिरी वाले की 5 या 10 रुपये है तो उसको उतने दिए जाएँ। तो इसका मतलब ये हो गया कि जिसकी जितनी ज़रूरत है उतने उसके दिए जाएँ। तो इनइक्विटेबल एक्सेस का मतलब ये है कि जिसको जितनी ज़रूरत है उतनी नहीं मिल रही। बाज़ दफ़ा हम अगर रिसोर्सेज एलोकेट करने या फंड्स एलोकेट करने तो हम बस सबको एक ही जितना दे देते हैं। अर्बन रूरल डिस्पैरिटीज़ आ जाती हैं। शहरों में कुछ सहूलियात बहुत अच्छी हैं, जबकि देहातों में हेल्थ की फैसिलिटीज़ या जो हम हेल्थ केयर डिलीवरी प्रोवाइड कर रहे हैं बेसिक लेवल के ऊपर, वो इतनी अच्छी नहीं है। प्राइवेट सेक्टर जो है उसकी रेगुलेशन, चेक एंड बैलेंस इतना अच्छा नहीं है। तो इस तरह से बहुत सारे इस तरह के प्रॉब्लम्स जो हैं वो पाकिस्तान को हेल्थ सिस्टम में फ़ेस करने पड़ रहे हैं हेल्थ केयर डिलीवरी में। फिर आ जाता है ह्यूमन रिसोर्सेज फॉर हेल्थ।
तो इसमें ह्यूमन रिसोर्सेज इन हेल्थ आर क्रिटिकल टू द प्रोविजन ऑफ हाई क्वालिटी प्रिवेंटिव, प्रोमोटिव एंड क्यूरेटिव सर्विसेज। तीनों में, चाहे वो प्रिवेंशन हो, प्रमोशन हो या क्योर सर्विसेज हों, उनमें हमें ह्यूमन रिसोर्स तो चाहिए होता है। पाकिस्तान हैज़ वन ऑफ द लोवेस्ट रेशियोज ऑफ डॉक्टर्स, डेंटिस्ट, नर्सेज एंड पैरामेडिक्स टू पॉपुलेशन। आबादी बहुत ज़्यादा है और हमारे पास जो स्टाफ है, डॉक्टर्स हैं या ह्यूमन रिसोर्स है, वो बहुत कम है। अदर प्रेसिंग इश्यूज इंक्लूड माल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ HR यानी ह्यूमन रिसोर्स, रिटेंशन एंड लो वर्क प्लेस सेटिस्फेक्शन लेवल। रिटेंशन और ये जो लो वर्क फोर्स सेटिस्फेक्शन लेवल का मतलब ये है कि अगर फ़र्ज़ किया आप एक एम्प्लॉय हायर करते हैं तो वो बहुत जल्द आपको छोड़ के चला जाएगा, रिटेन ही नहीं हो सकेगा। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास जो लोग आते हैं काम करने के लिए, वो ज़्यादा देर आपके पास टिकते ही नहीं है। उसकी बेशुमार वजूहात हो सकती है, उसमें से एक वजह तो ये है कि लो वर्क फोर्स सेटिस्फेक्शन है, वर्क प्लेस सेटिस्फेक्शन की। जिस जगह पे काम कर रहे हैं उसको वो सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही, वो जगह ही उसको पसंद नहीं है, वो हॉस्पिटल ही उसको पसंद नहीं है, या जो आप उसको तनख्वाह दे रहे हैं वो उसको पसंद नहीं है, काम उससे आप ज़्यादा ले रहे हैं। तो इस तरह से वो बेहतर अपॉर्चुनिटी की तलाश में होता है और जैसे उसको मिलती है तो वो निकल जाता है। तो इस तरह से दिस रिजल्ट्स इन सिग्निफिकेंट स्टाफ टर्नओवर एंड ब्रेन ड्रेन टू ऑल द लेवल्स। तो ब्रेन ड्रेन जो इस तरह से होता रहता है। अगर डॉक्टर्स को अगर बाहर के मुल्कों में बेहतर तनख्वाहें मिलेंगी तो डेफिनेटली दे विल मूव देयर। तो इस तरह से आपका ब्रेन ड्रेन होता रहेगा। Professional education in health is suboptimal and curricula do not reflect modern techniques. International standards are local requirements. तो आपको कहीं ना कहीं अपने क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को बेहतर बनाने की ज़रूरत है, यहाँ पे भी लैकिंग्स मौजूद हैं। ह्यूमन रिसोर्स फॉर हेल्थ में आगे है जी, हेल्थ प्रैक्टिशनर्स लाइसेंसिंग और रिन्यूअल सिस्टम जो है ना वो कमज़ोर है and not linked to improved qualification, competence, performance and continuous professional development. लाइसेंसिंग का सिस्टम और उसको रीन्यू करवाने का, PMDC में अगर आप रीन्यूअल के लिए, पहले तो बात यह है कि जब आप पहली दफ़ा लाइसेंस लेते हैं तब भी बहुत टाइम ले लेते हैं, वो रीन्यू के लिए तो वो नंबर ही कॉल से नहीं उठाते आपकी, और रीन्यूअल सिस्टम इतना अच्छा है भी नहीं। मेरे साथ एक डॉक्टर साहब जो थे वो काम कर रहे थे हॉस्पिटल में, और जब वो छोड़ के चले गए तो पता चला कि उनका लाइसेंस 2 साल पहले एक्सपायर था। किसी ने उस तरफ तवज्जो ही नहीं दी। जब उनकी हायरिंग हुई तो भी उनका लाइसेंस एक्सपायर था, लेकिन किसी ने देखा ही नहीं, हालांकि एक इंटरनेशनल नाम के साथ इंटरनेशनल एड्रेस लगा हुआ है हॉस्पिटल के। तो इसके बावजूद जो है ना, इस तरह के जो चेक एंड बैलेंस में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स हैं, और ये जो सिस्टम में ये कमज़ोरियाँ होती हैं, यही बेसिकली हमें बहुत पीछे लेके जाती हैं। तो इसके अलावा इनकॉम्पिटेंस होती है, परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती। तो ये चीज़ें फिर इंस्टीट्यूशनल लेवर्स फॉर गॉजिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द हेल्थ स्टाफ आर वीक। कि अगर फ़र्ज़ किया हमने अपने स्टाफ के परफॉर्मेंस को एवेलुएट करना है, गॉज करना है, मैयर करना है, तो वो जिन पैमानों के ऊपर हम मैयर करेंगे वो पैमाने ही हमारे ठीक नहीं हैं, वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के नहीं हैं। कवरेज बाय कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स इज़ स्टैगनेंट एंड देयर नंबर एंड क्वालिटी आर बिलो रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड्स। जितनी ज़रूरत है उतने वो हैं नहीं। हेल्थ केयर इंफॉर्मेशन सिस्टम, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम इन पाकिस्तान आर फ्रेगमेंटेड एंड वर्टिकल, यानी बिखरे हुए हैं, टूटे हुए हैं, और वो एक ऐसी सिमत में है कि प्रॉपर जो है ना उनकी फंक्शनिंग वो अच्छी नहीं है। इसका मतलब कि इसको ज़रा समझने की कोशिश करें। दे रिस्पॉन्ड टू आर सर्व प्राइमरीली द वर्टिकल हेल्थ प्रोग्राम्स एंड डिस्ट्रिक्ट हेल्थ इंफॉर्मेशन। Consequently, health indicator data collected by various systems may show conflicting results. तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर DHQ लेवल के ऊपर कुछ इन्फॉर्मेशन है या कोई डाटा है, फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर डेंगू फैला हुआ है वो एक ज़िले के अंदर और DHQ वहाँ पे अपना डाटा इकट्ठा कर रहा है, तो वो आपका सिस्टम इतना फ्रेगमेंटेड है कि पहली तो बात ये है कि वहाँ पे वो डाटा ही प्रॉपर तरीके से कलेक्ट नहीं होगा, और इन केस अगर कलेक्ट हो भी तो वो बहुत कंट्रोवर्शियल होगा, और उसको ऊपर तक डिसेमिनेट करते करते ही या तो बहुत टाइम लगेगा, इनएफिशिएंटली वो डिलीवर होगा, और जब तक वो ऊपर ट्रांसमिट नहीं होगा, डिसेमिनेट नहीं होगा, तो फिर
तब तक जो है ना कोई रिस्पोंडेंट पॉलिसी जो है ना उसके ऊपर नहीं बनाई जा सकेगी। तो इस तरह से जो आपके इंफॉर्मेशन सिस्टम है वो बहुत वीक है। तो इसमें इम्प्रूवमेंट लाने की गुंजाइश जो है वो मौजूद है। मुख्तलिफ़ तरह के हिम्स सिस्टम, हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम जो है ना वो बनाए जा सकते हैं ताकि डाटा एंट्री और डाटा कलेक्शन एनालिसिस इंटरप्रिटेशन में हेल्प आउट हो सके। Demographic, health and social and living measurement surveys cannot fully compensate for the lack of reliable ongoing monitoring data. These surveys too require analytical capacity which has been limited to date. फिर हेल्थ सिस्टम मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम में अगली स्लाइड में ऑल दो इंफॉर्मेशन सिस्टम आर critical for planning, resource allocation and health care delivery in Pakistan. It is impractical because the information system lacks accuracy, quality, reliability and links to the decision maker. तो ये फ्लाज जो है ना वो मौजूद हैं जिसकी वजह से हमें प्लानिंग बनाने में और उसके एग्जीक्यूशन में, सर्विस डिलीवरी में प्रॉब्लम्स आती हैं। रिसर्च इज़ ऑफन कंडक्टेड इन सिलोज। अगर रिसर्च होती भी है तो वो प्रॉपर जो है ना स्टैंडर्ड्स के ऊपर नहीं की जाती। रेयरली रेलिवेंट टू लोकल इश्यूज़, इरेलीवेंट टॉपिक्स के ऊपर रिसर्चेस की जाती हैं। जो कोर इश्यूज़ होते हैं जिनके ऊपर रिसर्च करके जिनकी प्रॉब्लम्स फाइंड आउट करनी चाहिए उनके ऊपर रिसर्च नहीं की जाती। एंड इफ़ ऑफन ऑफ पुअर क्वालिटी बिकॉज ऑफ लिमिटेड कैपेसिटी एंड रिसोर्स। और अगर की भी जाती है रेलिवेंट टॉपिक के ऊपर तो वो रिसर्च इतनी वीक और इतनी पुअर होती है कि उसके ऊपर आपको बड़े बड़े फैसले नहीं ले सकते। और उसकी वजह ये होती है उस पुअर रिसर्च की, क्योंकि आपकी जो कैपेसिटी और रिसोर्सेज है वो बहुत लिमिटेड है। कंपाउंडिंग दिस इज़ द डिसकनेक्ट बिटवीन रिसर्चर्स, इम्प्लीमेंटर्स एंड पॉलिसी मेकर्स। अब इसकी वजह से नुकसान क्या होता है कि आपका जो रिसर्चर है और जो इम्प्लीमेंटर है जिसने आगे पॉलिसी इम्प्लीमेंट करवानी है या पॉलिसी बनानी है, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन ही नहीं है इतनी अच्छी। और कोऑर्डिनेशन होने के पीछे जो वजह है वो ये कि रिसर्च अच्छी नहीं है, और यही वजह है कि हम अच्छे फ़ैसले नहीं कर पाते या अच्छे फ़ैसलों को इम्प्लीमेंट नहीं करवा पाते। फिर नेक्स्ट जो चैलेंज है पाकिस्तान को हेल्थ सिस्टम में वो है मेडिकल प्रोडक्ट्स एंड टेक्नोलॉजी। Health sector technologies have not been introduced through a needs assessment process leading to an unchecked misuse. तो एक तो टेक्नोलॉजी को प्रॉपर तरीके से मुतारफ़ ही नहीं करवाया गया सिस्टम के अंदर, और जहाँ जहाँ पे टेक्नोलॉजी इनकॉर्पोरेट हुई है तो वहाँ पे उसका मिसयूज़ ही हुआ है, वो अनचेक्ड है। और जब भी कोई चीज़ अनचेक्ड होती है उसके ऊपर जो लॉज हैं वो इम्प्लीमेंट नहीं किए जाते तो फिर हमेशा उसका मिसयूज़ होता है। द करंट मैकेनिज़म्स टू डिटरमिन द appropriateness of the health supplies, diagnostics, medicines and laboratory reagents are not evidence based। तो उसके पीछे कोई सॉलिड रीज़न या एविडेंस होता ही नहीं है और ये सारी चीज़ें चल रही होती हैं। द एसेंशियल सर्विसेज पैकेज doesn't identify the type or number of equipment, supplies or medicines needed to deliver the defined services for the specific health facility. This encourages irrational procurement, use and spending of the technology। इसका मतलब ये होगा लॉस ऑफ रिसोर्सेज। आप इस्तेमाल किए जा रहे हैं, आपके रिसोर्सेज ज़ाया हो रहे हैं बस। There are problems related to quality and pricing of the drugs and prescription. Medicine pricing is contentious issue between regulators and the industry। तो टेक्नोलॉजी के हवाले से आपको मसले मसाइल मौजूद हैं। आपको जो इंडस्ट्री फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है वो मसाइल मौजूद हैं। ड्रग्स के प्रॉपर चेक एंड बैलेंस नहीं है, प्राइसिंग उसकी कंट्रोल नहीं होती और मफाहमत के ज़रिए प्राइसिंग जो है ना वो सेट नहीं होती, जिसकी वजह से जो रेगुलेटर्स हैं और जो इंडस्ट्री है उसके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं वो हमेशा रहते हैं। दैट्स इट फ्रॉम द चैलेंजेस टू पाकिस्तान हेल्थ सिस्टम। मुख्तलिफ़ तरह के हमने चैलेंजेस जिनका सामना है पाकिस्तान के हेल्थ सिस्टम को, उनको हमने देखा और एक ओवरव्यू लेने की कोशिश की। थैंक यू फॉर वॉचिंग।